गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन के बारे में। 10th क्लास का अपने टॉपिक पढ़ रहे थे और इसमें अपन ने राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय और भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों के बारे में अपन ने पढ़ा था। अर्थव्यवस्था के जो तीन क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले आर्थिक वृद्धि के बारे में। देखो, अगर आर्थिक वृद्धि के बारे में बात की जाए तो आर्थिक वृद्धि का अभिप्राय होता है किसी भी अर्थव्यवस्था के उत्पादन में वृद्धि और राष्ट्रीय आय में वृद्धि, यानी किसी भी देश के उत्पादन में और राष्ट्रीय आय में वृद्धि को हम किस नाम से जानते हैं? आर्थिक वृद्धि के नाम से जानते हैं। और एक अवधारणा होती है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास की जो अवधारणा है वो उत्पादन और राष्ट्रीय आय की अवधारणा से कहीं अधिक व्यापक है। इसमें संस्थागत और व्यक्तिगत और सामाजिक विकास की परिकल्पना भी इसके अंतर्गत की जाती है। यानी समुचित विकास को हम आर्थिक विकास की श्रेणी में बात करेंगे, जिसमें हम संस्थागत और सांस्कृतिक, सामाजिक पूर्ण रूप से जो विकास है वो विकास जो है आर्थिक विकास के नाम से जाना जाता है। जबकि आर्थिक वृद्धि में सिर्फ प्रति व्यक्ति आय और उत्पादन की वृद्धि को ही जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सतत विकास के बारे में। सतत विकास का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र विशेष में भावी पीढ़ियों के विकास की अवहेलना किए बिना, वर्तमान आवश्यकता को ध्यान में रख के पर्यावरण को बिना प्रदूषण पहुंचाए हुए जो विकास की प्रक्रिया अपनाई जाती है वो सतत पोषणीय विकास के नाम से जानी जाती है। इस सतत पोषणीय विकास को हम धारणीय विकास के नाम से भी या धारणीयता के नाम से भी जानते हैं। यानी इसमें क्या होगा कि विशेष तौर पर सतत पोषणीय विकास की अवधारणा जो है वो क्या होगी, इसमें भावी पीढ़ियों के विकास की अवहेलना किए बिना, वर्तमान आवश्यकता को पूरा करते हुए, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए विकास हेतु जो प्रक्रिया अपनाएंगे वो प्रक्रिया जो है वो सतत विकास कहलाएगी। इसके बारे में बात करते हैं एक नई अवधारणा के बारे में, समावेशी विकास। समावेशी विकास से अभिप्राय इस प्रकार का विकास जिसमें किसी भी सभी को समान अवसर, विकास के लिए सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाए जाए, किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, रंग इत्यादि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो और सभी को विकास करने के समुचित अवसर उपलब्ध कराए जाएं। इस प्रकार का विकास जो है वो समावेशी विकास कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मानव विकास के बारे में। देखो, अगर मानव विकास के बारे में बात करें तो मानव विकास को मापने की जो अवधारणा है उसका प्रतिपादन 1990 में किया गया। 1990 से लेकर वर्तमान समय तक यूएनडीपी एक डिपार्टमेंट है, संयुक्त राष्ट्र विकास प्राधिकरण, जो क्या करता है, मानव विकास की रिपोर्ट जो है विश्व स्तर पर जारी करता है, जिसमें 0 से 1 तक के अंकों का सहारा लिया जाता है। और इस विचारधारा को विकसित करने का श्रेय पाकिस्तानी अर्थशास्त्री प्रोफेसर डॉक्टर महबूब उल हक को जाता है। डॉक्टर महबूब उल हक ने इस मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया, जिसमें इन्होंने मानव विकास की अवधारणा को मापने के लिए 3 चीजों का सहारा लिया। सबसे पहले आर्थिक विकास के सूचक जिसमें प्रति व्यक्ति आय को सम्मिलित किया, दूसरा सामाजिक विकास के सूचक जिसमें साक्षरता को सम्मिलित किया, तीसरा स्वस्थ जीवन के सूचक जिसमें जन्म दर, मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा को सम्मिलित किया। इन तीनों के आधार पर 0 से 1 तक के अंक जो हैं वो मानव विकास के लिए प्रदान किए जाते हैं और मानव विकास की इस अवधारणा को विकसित करने का श्रेय डॉक्टर महबूब उल हक को जाता है, जो एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, जिनका सहयोग एक भारतीय प्रोफेसर, भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में आर्थिक नियोजन के बारे में। अगर हम भारत में आर्थिक नियोजन के बारे में बात करते हैं तो आर्थिक नियोजन के लिए 1930 से और 1940 के दशक में भारत में प्रयास जो है वो आरंभ किए गए आर्थिक विकास के लिए। अगर हम भारत में आर्थिक विकास का श्रेय की बात करें तो 1934 के अंदर एम विश्वेश्वरैया की एक पुस्तक, 1934 में एम विश्वेश्वरैया की एक पुस्तक थी, प्लाइंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, जिस पुस्तक का प्रकाशन 1934 में एम विश्वेश्वरैया द्वारा किया गया। इसमें भारत में आर्थिक नियोजन की नींव जो है इस पुस्तक के माध्यम से रखी गई। इसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों के बारे में। देखो, अगर हम आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों की बात करें तो आर्थिक नियोजन का सबसे पहला उद्देश्य होता है आर्थिक वृद्धि को प्राप्त करना, आर्थिक उन्नति को प्राप्त करना। अगर दूसरी हम बात करें रोजगार के अवसरों का सृजन करना, देश को आत्मनिर्भर बनाना, गरीबी का निवारण करना, संतुलित विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना।
उसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जो सुविधाएं हैं, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इन सभी प्रकार की सुविधाओं का विकास करते हुए क्षेत्रीय असमानताओं को कम करते हुए संतुलित विकास को बढ़ावा देना ही किसका आर्थिक नियोजन का मूल उद्देश्य रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। देखो, अगर हम पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने के लिए, योजनाओं को लागू करने के लिए मार्च 1950 में भारत में एक संघ बनाया गया, एक संगठन बनाया गया जिसे अपन योजना आयोग के नाम से जानते हैं। योजना आयोग का निर्माण जो है मार्च 1950 के अंदर किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें 1952 की, 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका गठन किया गया और इन दोनों ने मिलकर हमारे देश में संतुलित विकास को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं तैयार की। अगर हम भारत में आर्थिक नियोजन की बात करें तो योजना आयोग द्वारा भारत में आर्थिक नियोजन के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यक्रम लागू किया गया। पंचवर्षीय योजनाओं का मतलब होता है 5-5 वर्ष के लिए लागू की जाने वाली समयबद्ध योजना। अगर हम इन योजनाओं की बात करें तो इन योजनाओं की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 में होती है। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक हमारे देश की पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो लागू की गई। अगर हम इस पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो इस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो है वो हेराल्ड डोमर द्वारा तैयार किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो है पीसी महालनोबिस द्वारा तैयार किया गया था। इस योजना में सिर्फ कृषि विकास पर ज्यादा प्राथमिकता दी गई। कृषि विकास का विकास करते हुए देश में खाद्यान्नों की दृष्टि से देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास इस योजना में किया गया। अगर हम दूसरी योजना की बात करें 1 अप्रैल 1956 से और 31 मार्च 1961 तक लागू की गई। इस योजना के अंदर हम बात करें तो विशेष रूप से औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया। इस योजना में भारत में 3 लौह इस्पात उद्योग स्थापित हुए, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। 3 इस्पात संयंत्रों को राउरकेला और भिलाई जो है वो 1959 में और दुर्गापुर 1961 में स्थापित किया गया। यानी ये योजना जो है वो उद्योगों को समर्पित योजना रही और विशेष रूप से दूसरी योजना में उद्योगों को ज्यादा वरीयता प्रदान की गई। अगर हम तीसरी योजना की बात करें तो ये 1 अप्रैल 1961 से और 31 मार्च 1966 तक चली। ये योजना जो है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही। अगर हम इस योजना के बाद की बात करें तो इस योजना के बाद हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में अंतराल आया। 1966 से 67, 68 से 68 और 68 से 69, 3 वर्ष तक का जो अवधि है इसे हम योजना अवकाश काल के नाम से जानते हैं, जिसे विशेष रूप से योजना अवकाश या रोलिंग प्लान के रूप में भारत में स्वीकार किया गया। इस योजना के बाद जो चौथी योजना है वो 1969 के अंदर शुरू होती है। उसके बाद अगर हम वर्तमान समय तक की बात करें तो 2 योजनाएं, अगर हम बात करें 1990, 91 और 91-92, यहाँ पर भी जो है एक वर्ष की जो योजनाएं हैं वो लागू की गई थी। वर्तमान समय तक की हम बात करें तो 12 योजनाएं हमारे देश में पूरी हो चुकी हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 2012 को लागू हुई थी और ये जो है 31 मार्च 2017 को ये पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई। तो ये हमारे देश में अब तक की 12 जो पंचवर्षीय योजना रही है उन्होंने देश में संतुलित विकास को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया है। अगर हम उसके बाद बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। अगर हम नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग जो है इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। अगर हम नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग जो है भारत में थिंक टैंक के रूप में काम करती है और अगर इसकी हम विशेष रूप से बात करें तो इसमें नीचे के लेवल से लेकर ऊपरी लेवल तक योजनाओं को तैयार जो किया जाता है। ग्रामीण स्तर पर योजनाएं बनाई जाती हैं और फिर उनको केंद्र सरकार तक यानी ऊंचे स्तर पर उनको लागू करने का प्रयत्न किया जाता है। और इस महत्वाकांक्षी योजनाओं में विशेष रूप से अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है देश का प्रधानमंत्री, तो वर्तमान में योजना आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? नरेंद्र मोदी। अगर हम इसके उपाध्यक्ष की बात करें, राजस्थान के अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। अगर हम इसके कार्यकारी समिति या प्रभारी की बात करें तो श्री अमिताभ कांत जो है इसके प्रभारी कार्यकारी अधिकारी हैं।
तो ये योजना जो है वो थिंक टैंक के रूप में भारत में काम कर रही है, जो वर्तमान में जिसने योजना आयोग का स्थान ले लिया है, और ये योजना 1 जनवरी 2015 से भारत में कार्य कर रही है। इस तरीके से ये आपका टॉपिक जो है राष्ट्रीय आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन यही समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।